चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो क्या करता है, अलाउ करता है ह्यूमन आई को कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने में, यानी देखने में। यानी अगर सपोज कीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और आई भी है बट लाइट नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, उस केस में आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट करता क्या है, सोर्स ऑफ लाइट अगर सपोज कि ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे आएगा और इस ऑब्जेक्ट पर से बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे आई में जाएगा, उसके बाद इसका इमेज फॉर्म होगा। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि अलाउ करता है ह्यूमन आई को देखने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को। दूसरा ये है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि सन से हम लोग अर्थ पे लाइट सन का देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल जब भी होता है तो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जो एक डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए रे ऑफ लाइट। और जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज होगा गिवन आउट फ्रॉम ए सोर्स, मान लीजिए सपोज कि ये एक सोर्स है, यहां से ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट आ रहा है तो उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। दो टर्म पढ़े, एक पढ़े रे ऑफ लाइट, यानी जो सिंगल स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट और ग्रुप ऑफ लाइट रेज को बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। उसके बाद है तीन तरह का यहाँ पर बीम दिखाया गया है, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। देखिए क्या होता है, समझिए इसको। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज व्हेन ऑल द रेज ऑफ लाइट प्रेजेंट इन द बीम आर पैरेलल टू वन अनदर। मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट में ये होगा कि जितना भी रे ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। जैसे देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है ये सब एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद है सेकेंड term, when light rays from different points constantly keep coming close together and finally meet at a point, then the beam is known as convergent beam of light. दूसरा ये है converging beam। converging beam ये होता है कि अगर बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, कहीं से बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है और ये सोर्स ऑफ लाइट अगर एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल जाए तो ये होगा कन्वर्जिंग बीम। क्या होगा, कन्वर्जिंग बीम। ठीक इसका अपोजिट होता है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का मतलब ये होता है कि एक सोर्स ऑफ लाइट था और वो क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया, यानी वहां से बहुत सारे डायरेक्शन में वो चला गया। तो ये हुआ आपका डाइवर्जिंग बीम और ये हुआ आपका कन्वर्जिंग बीम। हम लोग तीन चीज देखे, एक देखे पैरेलल बीम, एक देखे डाइवर्जिंग बीम और एक देखे कन्वर्जिंग बीम। देखिए तीसरा ये है लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, अगर सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है मूविंग अवे विथ टाइम, टाइम के साथ, such a beam of light is called divergent beam of light। उसको क्या बोलेंगे, divergent beam of light। तो हमने तीन तरह का लाइट समझा, बीम ऑफ लाइट समझा, एक पैरेलल, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। पैरेलल का मतलब ये कि उसमें सारा रे ऑफ जो लाइट होगा एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। और कन्वर्जेंट का मतलब कि बहुत सोर्स से आ रहा है और एक सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है। और डाइवर्जेंट जो होगा उसका अपोजिट होगा, यानी एक सोर्स ऑफ पॉइंट है और ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि लाइट जो है, लाइट डज नॉट पास इक्वल थ्रू ऑल सबस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है, लाइट हमेशा सारे सबस्टेंस से एक स्पीड पे नहीं पास होता है, इसको अलग अलग मीडियम की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड इसका होता है। मीडियम, आखिर मीडियम क्या होता है, मीडियम तीन दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जिससे कि क्या हो, लाइट इजिली पास हो जाए, जैसे ग्लास हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। दूसरा ये है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट उस मीडियम को बोलते हैं जो कि पार्शियली पास करे, जैसे वेस्ट पेपर जो होता है उसके थ्रू अगर हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट क्या होगा, उसके थ्रू पार्शियली पास होगा। और एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जैसे वुड है, पीस ऑफ वुड है या आयरन है, अगर उसके थ्रू हम लाइट पास करेंगे तो लाइट पास नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा कि थ्री मीडियम होता है,
नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट भी, और दूसरा चीज ये कि लाइट उससे पास होगा या नहीं होगा, ये भी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह का नेचर ऑफ मटेरियल पढ़े, मीडियम पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि क्या होता है ल्यूमिनस बॉडी एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। देखिए ल्यूमिनस बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है। द बॉडीज विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज, एग्जाम्पल सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, इटीसी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी जो खुद का लाइट इमिट करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। जो क्या करे, खुद का लाइट इमिट करे, उसको बोलेंगे ल्यूमिनस बॉडी। जैसे कि सन हो गया, इसके पास अपना खुद का लाइट है, ये लाइट इमिट करता है, बल्ब भी लाइट इमिट करता है। और नॉन ल्यूमिनस उसको बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडी उसको बोलेंगे कि जो क्या करे, अपना लाइट खुद से इमिट नहीं करता है। जैसे कि मून हो गया, मून का कोई अपना लाइट नहीं है। बॉल हो गया, बॉल का भी कोई अपना लाइट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट्स देयर ओन लाइट दैट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड विद दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में, और पता करना है कि कौन जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और कौन जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और आपको उसका नेम लिखना है। दूसरा चीज ये है हाउ टू सी ऑब्जेक्ट्स। आखिर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, उसका ये आई है, यहाँ पर एक फ्लोर है, इस फ्लोर को वो कैसे देख पा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए 3 चीज चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक आई और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और आई चाहिए। क्या होता है कि when we look at an object, light is reflected from it into our eyes which enable us to see। वहां से ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ, इससे क्या हुआ, इस पे गया सोर्स ऑफ लाइट, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस कहाँ आया, हमारे आई में आया, जो कि हमें देखने में इनेबल करता है, विच इनेबल टू सी। दूसरा ये है लाइट इंटर्स थ्रू द कॉर्निया। लाइट किसके थ्रू इंटर होता है, कॉर्निया एक आई का पार्ट्स का नाम है, जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन आई में इसको देखेंगे कि कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का वर्क क्या होता है। कॉर्निया का मेनली ये जान लीजिए कि कॉर्निया से लाइट इंटर होता है हमारे आई में, which acts like a window। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में विंडो से लाइट इंटर करता है, तो जहां से लाइट इंटर करता है उसको क्या बोल रहे हैं, विंडो। तो कॉर्निया भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, विंडो की तरह एक्ट कर रहा है। एट द फ्रंट ऑफ द आई, ये कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफ द आई पे होता है। मतलब कि आई का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें फ्रंट पर क्या होगा, कॉर्निया होगा। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द प्यूपिल। मतलब कि प्यूपिल भी एक ऑर्गन का मतलब कि नाम है, आई का पार्ट्स है। ये क्या करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि आखिर कब ज्यादा अमाउंट में लाइट आना चाहिए और कब कम अमाउंट में लाइट हमारे आई में इंटर करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी हम डार्क रूम में होते हैं और कभी हम ब्राइट रूम में होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा आई जो है किस पोजीशन पे, किस केस में ऑब्जेक्ट को सीन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आई में इंटर करता है लाइट। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यही से मेन इसका टॉपिक स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेज बैक। क्या हुआ कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जाता है, वहां से क्या होगा, बाउंस बैक होगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ, ये हुआ सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट से क्या हुआ कि ये सोर्स ऑफ लाइट से ये जो लाइट आया ये हुआ इंसिडेंट रे, और यहाँ पे बाउंस बैक होने के बाद ये जो रे गया ये क्या हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ये फिनोमिना देखने के लिए हमने एक शॉर्ट्स में वीडियो डाला है इसका प्रैक्टिकल करके, जिसको आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको एकदम विजुअलाइज करके समझ में आएगा। तो देखिए क्या हुआ, और इसके बीच में जो ये लाइन है ये हुआ नॉर्मल, बाउंस बैक होता है, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही जब इंसिडेंट रे आया और जब यहाँ से बाउंस बैक हुआ रिफ्लेक्टेड रे, इसी को बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द इंसिडेंट लाइट रे दैट लैंड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे द ब्रेड बाउंस इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, मतलब कि जो बाउंस जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये तो हम पढ़े कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब सेकेंड चीज हमारे पास एक और टॉपिक है कि
आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीज कहता है। पहला कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक थ्रू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, किसी सरफेस पे अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और बाउंस बैक होकर फिर रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, तो इसके दोनों के बीच में एक नॉर्मल होगा, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे से लेके और नॉर्मल के बीच के एंगल को। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? इंसिडेंट रे से लेके नॉर्मल के बीच के एंगल को। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा। ये सारी चीज का एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइज करके हम वीडियो शॉर्ट्स में डाले हुए हैं। दूसरा ये है कि द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट रे होगा और नॉर्मल होगा, ये तीनों कहाँ लाई करेगा? सेम प्लेन में लाई करेगा, मतलब कि उसी प्लेन में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कौन हुआ? एंगल AON, ये क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल हुआ। और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन हुआ? एंगल BON। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो जान गए क्या होता है? द बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट सेकेंड फिनोमिना ये है, या कोई भी सरफेस से स्ट्राइक होकर अगर रिफ्लेक्टेड रे होता है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड फिनोमिना हमारा ये है कि रिफ्लेक्शन और जो रिफ्लेक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए किस केस में उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और किस केस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। When all reflected ray are parallel to each other, the reflection is called regular reflection। देखिए ये जितना रेड कलर का आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये है इंसिडेंट रे, मतलब कि ये जो रे है इस सरफेस पे क्या हो रहा है? फॉल डाउन हो रहा है। उसके बाद ये सब जो ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है? ये बाउंस बैक होने के बाद ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगा या इंसिडेंट रे जो होगा वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। रिफ्लेक्टेड रे सारे क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब ऑल रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाएगा ईच अदर तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर इमेज इज फॉर्म इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर इमेज बनता है। देखिए जहां रिफ्लेक्शन होता है वहां पे क्या बनता है? इमेज बनता है। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां पे कैसा इमेज बनेगा? क्लियर इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? क्लियर इमेज बनेगा। When reflected rays are not parallel to each other, जब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होता है, the reflection is called irregular reflection। diffused image is formed in case of irregular reflection। देखिए एक हम लोग पढ़े रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस और एक पढ़ रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का केस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो इसमें कैसा इमेज बन रहा है? इसमें इमेज जो बन रहा है क्लियर इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? क्लियर इमेज बन रहा है। और दूसरा केस है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कैसा हुआ? कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस केस में जो बनेगा डिफ्यूज इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? डिफ्यूज इमेज बनेगा। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग देखे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा क्लियर इमेज फॉर्म होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमेशा डिफ्यूज इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और इमेज किसको बोलेंगे? देखिए ऑब्जेक्ट इज ए थिंग दैट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस while image is an optical or other representation of a real object, a graphic, a picture। देखिए क्या है ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट वो किसी भी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ? इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है उसी को वही वो ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा इमेज वो हुआ कि जो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या है? ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड ऑप्टिकल और अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट।
और पिक्चर। उसके बाद इमेज जो होता है दो टाइप का होता है। इमेज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अब आखिर मन में एक प्रश्न होगा कि रियल इमेज किसको बोलेंगे और वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे। देखिए, रियल इमेज उस इमेज को बोलेंगे दोज इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड दोज इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब सबके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर इमेज का स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होने से क्या मतलब है और नहीं ऑब्टेन्ड होने से क्या मतलब है। तो इसका भी एक्सपेरिमेंटल वीडियो हम शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, जिसको आप देखिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपली ये आपको समझना है कि जो इमेज को हम लोग उस स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं वो रियल इमेज है, जिसको ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं वो वर्चुअल इमेज है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर एंड इट्स टाइप। मिरर और उसका प्रकार। देखिए, मिरर और उसका प्रकार क्या क्या है। A mirror is a reflective surface. A mirror is a reflective surface that bounces off light, producing either a real image or a virtual image. क्या होगा कि मिरर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो कि क्या करता है? बाउंस ऑफ लाइट करता है। ये कैसा कैसा इमेज बना सकता है? या रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मिरर पे, किस तरह का मिरर ले रहे हैं। कोई मिरर सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है और कोई जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। अब देखना है कि कौन मिरर कैसा इमेज बनाता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। When an object is placed in front of a mirror, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट ऑफ मिरर में रखेंगे तो द इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। उसी ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज हमको देखने को मिलेगा। अगर सपोज कीजिए आपके घर पे मिरर होगा, उस मिरर के सामने अगर ये पेन को ले जाके रखेंगे तो क्या होगा? आपको इस पेन का ही इमेज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेन रखिएगा कुछ और मिलेगा, मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर का। पहले सिंपली जान लीजिए, क्लास 10th में दिया हुआ है दो टाइप के मिरर के बारे में पढ़ना है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर से जो प्रॉपर्टीज फॉर्म होता है इमेज का वो कैसा होता है। सबके घर में प्लेन मिरर होगा। सपोज कीजिए एक प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। देखिए, प्रॉपर्टीज उसका क्या क्या है। द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल। इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है इमेज? वर्चुअल होता है। दूसरा है द इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसका कितने का दिखेगा? 5 सेंटीमीटर का ही दिखेगा। किस केस में? प्लेन मिरर के केस में। किस केस में? प्लेन मिरर के केस में। चौथा ये है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट का और मिरर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी इमेज भी कितना पीछे बनेगा? 5 सेंटीमीटर। अब सपोज कीजिए आपको कोई बोले कि प्रैक्टिकली आपको दिखाना है कि प्रूफ करना है कि हाँ, जो इमेज बनता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर वो क्या होता है कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो क्या करिएगा आप? एक स्केल लाइएगा, मेजरिंग स्केल, और एक ऑब्जेक्ट को ले जाइएगा प्लेन मिरर के सामने। सपोज कीजिए प्लेन मिरर है, ठीक। इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को ले गए। ऑब्जेक्ट का हाइट जो मेजर करेंगे मेजरिंग स्केल में, हमको मिरर में भी दिखेगा कि हाँ, मिरर में भी उसका मेजरिंग स्केल में हाइट उतना ही है। और यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट से मिरर तक का, तो फिगर में भी दिखेगा उसका इमेज में कि हाँ, इमेज से और मिरर का डिस्टेंस भी उतना ही है। इससे ये प्रूफ होगा कि हाँ, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये दोनों चीज प्रूफ हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, अगर फुल इमेज किसी पर्सन का देखना है या किसी ऑब्जेक्ट का देखना है, तो द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी 1/2 ऑफ द पर्सन हाइट। मतलब अगर उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? उसका हाफ, यानी 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम कम से कम मिरर का हाइट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर उसका फुल आपको इमेज देखना है तो।
दिस इज सो बिकॉज इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होता है। सो टू सी द इमेज ऑफ अ 6 feet tall person, a 3 feet tall long mirror is required। अगर 6 feet tall person का इमेज देखना है तो कम से कम कितना चाहिए, 6 into 1/2 यानी 3 feet का मिरर होना चाहिए। उससे कम का रहेगा तो आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़े प्लेन मिरर के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये कहाँ से बनता है। स्फेरिकल मिरर वो होता है, स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। देखिए इसका जो पार्ट्स होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो क्या होता है, एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का होता है। दूसरा ये है कि द स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर, एक डाइवर्जिंग मिरर, यानी एक रे को कन्वर्ज करेगा और एक रे को डाइवर्ज करेगा। देखिए कॉनकेव मिरर इज ए कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व शेप। मतलब कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है, कर्व मिरर होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहाँ होगा, इनर साइड पे होगा। यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है, इनर पे है। ये है कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है, इनर पे है। और कन्वेक्स मिरर वो होगा, कन्वेक्स मिरर इज ए मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिव सरफेस बल्ज आउट टुवर्ड द लाइट सोर्स। इसका जो होगा वो कहाँ पे होगा, आउट में होगा, मतलब कि इसका आउटर साइड में होगा। दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस और भी है, देखिए देखते हैं क्या क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ इसका कुछ पार्ट्स है, उस पार्ट्स को देखना है कि किस पार्ट्स का क्या नाम है, उसका क्या डिफिनेशन है। देखिए अभी हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर पासेस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट दैट पॉइंट। देखिए ये जो सी पॉइंट है इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जो उसका सेंटर हो, जो उस स्फीयर का सेंटर हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलेंगे, इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल कहाँ पे है, ये है पोल इसका, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो लीनियर डिस्टेंस होगा, लीनियर डिस्टेंस, इस लीनियर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसी पॉइंट को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो है passes through the optical center and the center of curvature of any lens of a spherical mirror। ऐसा एक इमेजिनरी लाइन जो कहाँ कहाँ से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी को क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है या आइदर लेंस में या मिरर में। उसके बाद हमारा टर्म है पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अपर्चर, एन अपर्चर ऑफ अ मिरर इज और लेंस इज ए पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन्स, इट आल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर। देखिए अपर्चर किसको बोलेंगे, जिस पोर्शन में क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। अपर्चर ऑफ अ मिरर और लेंस इज ए पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन्स। यही क्या करता है, इट आल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर। इसी से क्या मिलता है, साइज, मिरर का साइज भी पता चलता है। तो देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग इसका पार्ट्स के बारे में, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हम लोग पढ़े रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक डिस्टेंस है। वो भी कैसा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस है। किसके किसके बीच का, पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल क्या है, मिड पॉइंट है, स्फेरिकल का मिरर का मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कैन आल्सो बी कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। इट आल्सो इट on the axis of mirror or lens where the ray of light parallel to the axis converge or appear to converge after reflection or refraction। मतलब कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पैरेलल रे जाता है वो कहाँ पे आके मिलता है, फोकस पे आके मिलता है। उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। देखिए फोकल लेंथ और फोकस में क्या डिफरेंस है, फोकस जो है वो नॉर्मली एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, ये है।
फोकस किसको बोलेंगे? जब कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस का बाउंस बैक होने के बाद किस लाइन से पास होता है? फोकस से पास होता है। और फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? फोकल लेंथ इसको बोलेंगे पोल से लेके और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक डिस्टेंस हुआ। क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। और ये क्या हुआ? एक पॉइंट हुआ। जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे, वो एक पॉइंट था और वो एक डिस्टेंस था। इस केस में भी क्या हुआ? ये एक पॉइंट हुआ और ये एक डिस्टेंस हुआ। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन रूल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आखिर आपको किसी ऑब्जेक्ट में दिया हुआ हो, किसी की ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है, उस मिरर का रेडियस इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, फोकल लेंथ ये है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय साइन कन्वेंशन रूल जानना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन रूल से एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी। तो देखिए एक साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है। साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू असाइन साइन टू द वेरिएबल to the analysis of spherical mirrors. This simplifies the numerical analysis related to mirrors and reduce the chance of errors. साइन कन्वेंशन जो रूल होता है ये एनालिसिस करने के लिए होता है स्फेरिकल मिरर का, और न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए होता है किसका? किसका? मिरर का। किसका? न्यूमेरिकल मिरर का, जिससे कि चांस ऑफ एरर क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। कहां से मेजर होगा? पोल से। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ एज नेगेटिव। जैसा कि हम लोग ग्राफ बनाते समय भी देखते हैं कि राइट में जो होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव। और लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव। इधर क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कि राइट में ही पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ है कि इमेजिनरी लाइन, इसके अबव भी ये क्या लेंगे? पॉजिटिव। और नीचे में क्या लेंगे? निगेटिव। और बिलो इसका क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। और लेफ्ट में भी कैसा लेंगे? निगेटिव। मतलब साइन कन्वेंशन रूल सिंपली यही कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर के केस में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो उसका वैल्यू लेंगे वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल लेंगे। अगर उसका वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है यानी पॉजिटिव में लेंगे, नीचे है तो निगेटिव में लेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव में लेंगे, और अगर राइट साइड में है, लेफ्ट में है तो निगेटिव में लेंगे, और राइट में है तो पॉजिटिव में लेंगे। ये दोनों मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसमें फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस का होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का हमेशा निगेटिव होता है। ये टर्म याद रखना है। जब भी न्यूमेरिकल देता है तो इसको बनाने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बताना है कि फोकल लेंथ जो होगा वो कन्वेक्स मिरर का क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव मिरर का क्या होगा? निगेटिव होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। साइन कन्वेंशन रूल हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस और फोकल लेंथ कैसा होता है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल। फोकस जो होगा कॉनकेव मिरर का कैसा होगा? रियल होगा। ये है कॉनकेव मिरर, इसका जो फोकल होगा, फोकस होगा वो क्या होगा? रियल होगा। फोकस इज ए पॉइंट। हाँ एक चीज और समझ जाइए, फोकस को जो हम लोग डिनोट करते हैं, फोकस को, फोकस एक पॉइंट है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। फोकल जो है, फोकल लेंथ, ये एक डिस्टेंस है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। एक डिस्टेंस और ये एक पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है कि फोकस इज ए पॉइंट वेयर फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस। हाँ फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए ये जो होता है ये कन्वर्ज करता है, मतलब कि जितना भी इस पर लाइट आएगा इसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह मीट कर रहा है। फोकल जिस पॉइंट पे मीट होगा उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। जो पैरेलल रेज होगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये किस साइड में आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का केस देखिए। फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। फोकस जो होगा कन्वेक्स मिरर का वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, मतलब कि वो रियल नहीं होता है। कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। बिकॉज इट डाइवर्ज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, क्योंकि इस पे जो पैरेलल लाइट आता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, उसको ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है।
फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो देखिए इसमें सिंपली ये है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अगर कन्वेक्स मिरर का केस होगा तो उसका फोकल लेंथ हम लोग किस में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे, और कनकेव मिरर का किस में रखेंगे, निगेटिव में रखेंगे। इन सारी बातों पे हमेशा ध्यान देना है। देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ ये है और फोकस इसका यहाँ पे है और इसका फोकस यहाँ पे है। और एक चीज और होता है कि फोकस जो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे कि किस रूल से आखिर हम लोग फाइंड करेंगे कि कॉनकेव मिरर पर इमेज कैसे बनता है। तो देखिए इंसिडेंट रे कहाँ कहाँ से आ सकता है। जो इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, वो कहाँ से पास होगा, पास थ्रू फोकस। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस का ये क्या है, पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है इंसिडेंट रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है आपका फोकस से। किस पॉइंट से पास हो रहा है, फोकस से। तो ये हो गया रूल फर्स्ट। दूसरा रूल ये कह रहा है द इंसिडेंट रे व्हिच पासेस थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड। जब कोई इंसिडेंट पास होगा फोकस से उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा कहां से आएगा, मतलब रूल टू ये कर ये रूल टू ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहां से पास होगा, मतलब इसका जो पाथ होगा वो रेडियस हो जाएगा, जहां से जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस होगा। फोर्थ रूल ये है इंसिडेंट स्ट्राइक्स द पोल। अगर कोई इंसिडेंट स्ट्राइक करता है पोल मेकिंग सो एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, दूसरे एंगल बना रहा है, समझ लीजिए फाइन बना रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा एंगल का, वो भी क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा। यानी कि 30 डिग्री बनाना है तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 40 बनाना है तो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। यानी अगर कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रहा है पोल पे और स्ट्राइक होने के बाद अगर उसको इस एंगल बनाना है उतना ही एंगल बना के वो क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट भी होगा। उसके बाद देखिए नोटेशन इसका कैसे करते हैं। नोटेशन इसका इसको किससे करते हैं, देखिए द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इसके पास कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे इसके सामने। तो मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको क्या किससे निकलता है, ये यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। It is important to note that object is generally placed on the principal axis. प्लेस करते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका कैसे प्लेस करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। इमेज डिस्टेंस पहला ये था। दूसरा देखिए इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, v से। और इमेज डिस्टेंस जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है कहां से, पोल से। यानी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है और ये सपोज कीजिए इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो कहां से होगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक का। और इमेज का डिस्टेंस से इमेज तक का। तीसरा ये है द फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। फोकल लेंथ किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। अगर कैपिटल F से कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। कैपिटल F से फोकस को, फोकस क्या है, पॉइंट है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय r। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय h डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h डैश से है, ध्यान देना हो। इस डैश से हाइट ऑफ इमेज मिलेगा और इस से क्या होगा, सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मैग्नीफिकेशन जो होता है इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये क्या देता है, साइड ऑफ इमेज एज कंपेयर्ड टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि साइड ऑफ इमेज क्या देगा, मैग्नीफिकेशन देगा। मैग्नीफिकेशन का सिंपली डेफिनेशन ये हुआ, मैग्नीफिकेशन गिव्स द साइड ऑफ इमेज एज कंपेयर्ड टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हम सिंपली एक चार्ट बनाए हुए हैं, उसमें लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, इमेज
डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे, हेल्थ ऑफ इमेज को किससे डिनोट करेंगे, और लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो हमारा है ये है कि कैसे की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। देखिए इस फर्स्ट जो है फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यहां रखते हैं पोल पे और फोकस पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। फोकस बनेगा कहां बनेगा, ये बीच में ऐसे ना इमेज जो है इसका वर्चुअल है, मतलब कि बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। दूसरा क्या बनेगा, इमेज जो होगा वो लार्जर है दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज है, इमेज का जो साइज है क्या है, इससे साइज ऑफ एक्स है। हमेशा ये बनाकर आपको खुद से चेक करना है, खुद से चेक कर लीजिएगा बनेगा जहां बना हुआ है, जैसे बना कई बार प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यू जो है वो किसका है, नेगेटिव है, यानी यू जो है इसमें हुआ नेगेटिव। उसके बाद भी इसका जो है हमारा राइट साइड में ये भी किससे आएगा, बी से किससे डिवाइड करना है और यू से किससे डिवाइड करना है, जैसे ध्यान रखना है, उससे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें है नेगेटिव में और इमेज डिस्टेंस किसमें है नेगेटिव में, इसका फोकल लेंथ किसमें है, फोकल लेंथ जो है नेगेटिव में है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका इतना है, इसमें क्या होगा नेगेटिव है, इसका इमेज क्या है नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है नेगेटिव है, और मैग्निफिकेशन से कैसा आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव से क्या होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आएगा नहीं आएगा, इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा नेगेटिव आएगा। सारे केस में यही याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पे है इमेज कोई मिरर में, उसका इमेज का पोजीशन का नेचर क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे, इससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में आपको इजी होगा। इसीलिए हम सारे केस में एक एक चार्ट प्रिपेयर कर दिए हैं, इसको एक बार ध्यान से आपको देख लेना है, सारे केस का प्रिपेयर किया हुआ चार्ट यहाँ पे। लेकिन अब सेकंड केस देखते हैं, तो इसका सेकंड केस देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस रहेगा तो क्या होगा, देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस में रहेगा उसका इमेज जो बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा इंफिनिटी में बनेगा, बनेगा इंफिनिटी पे बनेगा, उसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा लीनियर है रोटेट होगा, बी इज वेरी लार्ज देन द साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा किसका साइज इमेज का, इसलिए भी देखिए आपको कॉलम दिया हुआ चार्ट दिया हुआ है, क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा क्या होगा क्या होगा नेगेटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होता है तो ये तो ऑब्जेक्ट इसका पहले इसमें एक फिगर बना के आपको देख लेना है कि हाँ क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किए हैं बिटवीन एफ एंड सी, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसको हम प्लेस किए हैं। देखिए क्या हो रहा है इससे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसका इमेज कहां पे बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मैं देखिए ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन रहा है रियल और इमेजिनरी पर, तो क्या होता है उनका देखिए सही समझ रहा है क्या मतलब इमेज का डिस्ट्रीब्यूशन है लार्जर है छोटे के होता है, इसी केस में हम ये हो रहा है
निगेटिव क्यों दे रहे हैं, निगेटिव क्यों दे रहे हैं, क्यों निगेटिव इसलिए दे रहे हैं, क्या ऑप्शन है लेफ्ट साइड में पुट द वैल्यू ऑफ ई बी एफ एच एम। हम लोग अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल चलेंगे, साइन कन्वेंशन रूल ये करता है लेफ्ट में होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और राइट में होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए एफ क्या है नेगेटिव। से क्या हो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट का प्लेस है सी पर प्लेस है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ये जो क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनता है, उसके ठीक नीचे बनता है, और कर्वेचर कैसा होता है, ये है इन्वर्टेड, इमेज का साइड कितना होता है, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है, यानी इसमें जो है कहां पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में लगेगा इसका, लेफ्ट साइड में नेगेटिव कितना जाएगा, नेगेटिव होगा, ये इसका क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी ये इसका क्या है नेगेटिव, एज कैसा है कैसा है, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव क्या होगा, क्या होगा माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए पांचवा केस में बनाइए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जब सी से पीछे रहेंगे तब क्या होगा वो केस में, ऑब्जेक्ट जब सी से रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग सी से पीछे रखेंगे, यानी बियॉन्ड सी रखेंगे, जब बियॉन्ड सी रखते हैं इसका इमेज जो बनता है कहाँ पे बन रहा है, ऊपर सबसे कर्वेचर के बीच में बन रहा है, ऊपर सबसे कर्वेचर के बीच में बन रहा है, पिक्चर ऑफ इमेज का कैसा है इन्वर्टेड है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद है इमेज तब क्या हुआ, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है छोटा बन रहा है, इसके बराबर इससे बड़ा नहीं बन रहा है, इस साइज से बन रहा है, इस केस में ये कॉलम आपको अपने से बना के और कॉलम को खुद से भर के चेक करता है कि हाँ क्या हो रहा है, देखिए खुद से जब देखिएगा खुद देखा है हाँ यूज है कैसा है, यानी नेगेटिव, बी कहाँ पे है लेफ्ट में, यानी नेगेटिव, एफ कहाँ पे है लेफ्ट में, यानी नेगेटिव होगा, उनके मिरर इंडिकेशन में से क्या होता है नेगेटिव होता है, जिसको ऐसे नॉर्मली का फ्लो जनरली क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ में नेगेटिव, इसमें से कैसा है क्या करते हैं हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी माइनस माइनस, समझ में आया। लास्ट हमारा केस ये है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है इंफिनिटी में प्लेस करना है, इंफिनिटी पर जब प्लेस करेंगे क्या होगा देखिए, ऑब्जेक्ट को हम रखना है ना इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो कहां पर रहा है ऊपर से बन रहा है, ऊपर से बन रहा है, नीचे इमेज जो है वो ये नहीं, बट साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब कि बड़ा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज बहुत छोटा रहना है। उसके बाद ये है कि क्यों इसका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिलेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज भी नहीं बन रहा है, ये नेगेटिव है, बस फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा, इसका इन्वर्टेड बन रहा है, डिफरेंस होगा वो नेगेटिव, इसकी पढ़ लिए टेक्निकल के बारे में कहा है, इस केस में क्या हो रहा है, छह केस कौन कौन था, पहला था एट इंफिनिटी, क्या था एट इंफिनिटी, मतलब जब हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं, इंफिनिटी पर रखते हैं तो क्या हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो क्या हो रहा है, छह केस कौन कौन पूछ रहा है इसे, जब इंफिनिटी पर रखना है तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो फोकस पे रहा है, साइज ऑफ इमेज जो है डिमिनिश्ड है, लेकिन इसमें क्या है रियल और जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर करना है तो इसे इमेज के बॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे बनना है, और ये जो हो रहा है डिमिनिश्ड साइज का है, इमेज से किसका है इम्पोर्टेंट, इसलिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये समेशन ऑफ इमेज भी रह रहा है, साइज कितना रहा है सेम साइज रहा है, डिजिटल से कैसे है ये रॉ इन्वर्टेड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहा है, बियॉन्ड कर्वेचर और
छठा केस ये है कि पूरा एंड फोकस पे रख रहा है इसका है द लीडर इसका साइड ऑफ इमेज क्या है यहाँ है इसके नीचे का इमेज क्या है वो है डायरेक्ट है तो एक मिनट के केस में यही ऐसा केस है इस केस में क्या होता है वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनता है वो केस कौन सा है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस केस में इन दिस केस वर्चुअल डायरेक्ट द कैन बी इसमें फोकस उसके से क्या होगा इसका जो इमेज बनेगा वो किसी से बनेगा वर्चुअल है ये देखिए सबको याद रहना चाहिए देखिए मैं ऊपर क्वेश्चन है हुआ है दिस नंबर है फिगर फार्मूला वो चीज होता है फिगर फार्मूला के काम फिगर फार्मूला का काम क्या है फिगर फार्मूला जनरली जो होता है ये बताता है कि क्या रिलेशनशिप है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में मिरर फार्मूला स्टेट दैट 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 by इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द 1 by फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं यू से और फोकल लेंथ को एफ से तीनों में से कोई दो क्वांटिटी आपको दिया होगा तो तीसरा आप निकाल लेंगे मिरर फार्मूला कहाँ यूज होता है मिरर फार्मूला यूज होता है एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए डी और एफ दिया हो दूसरा इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए डी और एफ दिया हो तीसरा एफ निकालने के लिए डी और एफ दिया हुआ यानी अगर ये तीनों में से कोई दो दिया हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला जनरली तीनों डी और एफ के बीच का रिलेशन को बताता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म ये है कि लीनियर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि लीनियर मल्टीप्लिकेशन जो होता है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मल्टीप्लिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं लीनियर मल्टीप्लिकेशन इसका फॉर्मूला तुरंत बताया था आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं एस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं एस दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है ये माइनस b बाय u के इक्वल भी होता है मतलब क्या हुआ मतलब आपका हुआ इमेज मतलब और तुरंत बताए थे ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस केस में in the case of mirror in the case of mirror ठीक है अब देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन को देखिए ये नोट में करके लिख लीजिए नोट ये अगर मैं इंटीग्रेशन को देखिए कंडीशन जैसा इमेज को वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी वर्चुअल इरेक्ट क्यों है इरेक्ट एक्सिस पे ऊपर इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ये भी इरेक्टिंग और ये भी इरेक्टिंग वाले सही है प्रैक्टिकल में ये कंडीशन ये नहीं पड़ेगा एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है यानी इसका इम्पोर्टेंट पड़ेगा तभी ये प्रोडक्ट में आएगा वो किस बनेगा इफेक्ट ऑफ इमेज फाइनल ऑब्जेक्ट इसमें ये if n is equal to 1 then size of image is equal to size of object यानी अगर इंटीग्रेशन 1 कब आएगा जब हाइट ऑफ इमेज अगर 1 से तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए 1 समझिए तो डिवाइड करें तो क्या मिलेगा और ये मिरर के केस में अगर आपसे कोई पूछे कि किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन कौन आएगा आपको बताना है सोच के किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कौन के मिरर के केस में कि हमारा मैग्नीफिकेशन 1 आएगा जब किस केस में रखेंगे तो रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे माइनस 1 आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आएगा माइनस 1 आएगा 1 नहीं आएगा माइनस 1 आएगा ठीक है तो 1 आ जाएगा
तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो हाइट है, हाइट को एक्चुअली हम लोग कभी भी ले नहीं सकते हैं नेगेटिव में, ठीक ना, हाइट जो है उसको नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन मिरर के केस में क्या करना पड़ता है, हाइट को भी नेगेटिव में लेना पड़ता है जब न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। If m is greater than 1, then size of image is larger than the size of object. अगर m जो है 1 से बड़ा है तो साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। If m is greater than size smaller than 1, अगर greater than 1 से ज्यादा है, कैसे m जो है 1 से बड़ा है, साइज ऑफ इमेज किससे बड़ा है, तभी तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा। स्मॉलर है यानी हाई परफॉर्मेंस क्या है, एक से क्या है, for obtaining image formed by convection, मतलब कि कॉन्केव मिरर का केस हम लोग पढ़ लिए। कहां से पास होगा, ऊपर से। दूसरा केस ये है, फर्स्ट है ये फर्स्ट, दूसरा रूल ये है कि एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द रिफ्लेक्टेड रे प्लेस द पाथ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, प्लेस से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। देखिए इस केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, u से। देखिए इमेज डिस्टेंस को किससे करेंगे, v से, फोकल लेंथ को किससे करेंगे, f से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे करेंगे, r से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे करेंगे, s से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे करेंगे, h से, मिनिमम फ्रैक्शन को m से, मतलब कि इसमें भी डिनोट कॉन्केव मिरर की तरह ही करेंगे। देखिए yes position of object and position of image in convex mirror। अब convex mirror का केस देखना है। पहला केस ये है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, पोल और इंफिनिटी के बीच में। जब पोल और इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा पोजीशन उसका किसमें से बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, और उसका जो साइड होगा वो डी में होगा, यानी यू इसमें कैसा ये कैसा आ गया, न्यूट्रल चला गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। एफ कैसा है, पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स में केस में ये होता है पॉजिटिव होता है, एच जो है वो नेगेटिव है, हाई परफॉर्मेंस भी कैसा है, पॉजिटिव है, इसमें केसन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको एक बार से करके देखना है, कुछ से निकालिएगा, कुछ से उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको भी सारी चीज देखने को। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो फोकस पे होगा, और इसका नेचर ऑफ इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इलेक्ट होगा, और जो साइज इसका होगा ये क्या होगा, हाईली जो है, ये फोकल एंगल है जो डिस्टेंस को डिनोट करता है, और ये कैपिटल जो होता है ये पॉइंट को डिनोट करता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में दोनों नेचर का इमेज बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक बन रहा है। इसके केस में हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक बन रहा है। दोनों केस है, और दोनों केस में कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक बना रहा है। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर जो है वो इनसाइड बिल्डिंग है, व्हीकल में यूज होता है, मैग्नीफाइंग भी होता है, और सिक्योरिटी पर्पस में होता है। सिक्योरिटी पर्पस में इसलिए होता है क्योंकि ये वाइड रेंज को कवर करता है, कहीं अगर साइड में कॉर्नर में लगाएंगे ये पूरे वाइड रेंज को कवर करके और उस पूरे रेंज को इमेज उसमें दिखाई देगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the change in the direction of light as it passes through one medium to another। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस फिनोमिना को बोलते हैं जब लाइट क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास होता है तो रिफ्लेक्शन वहां पे फिनोमिना टेक प्लेस करता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट व्हेन a ray of light passes from a rarer medium to denser medium,
बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। देखिए उस मीडियम में क्या होगा, एक मीडियम जो होगा वो रेयर मीडियम होगा और एक मीडियम जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। देखिए सपोज कीजिए ये है एयर, ठीक है, एयर से इंसिडेंट रे यहाँ से आया, इंसिडेंट रे जब यहाँ से आया और दूसरा ये मीडियम क्या है, ग्लास है, ये कहाँ पे जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो था एयर में वो कुछ और था और स्पीड ऑफ ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में है वो कुछ और है। इसी के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे बेंडिंग हो रहा है जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट पास हो रहा है, क्योंकि एयर का डेंसिटी कुछ और है और ग्लास का डेंसिटी कुछ और है। व्हाई डज, इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इसी फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एयर जो हुआ एक मीडियम हुआ और ग्लास जो हुआ अनदर मीडियम हुआ। उसके बाद है व्हाई डज रे ऑफ लाइट बेंड, आखिर रे ऑफ लाइट बेंड क्यों कर रहा है, रे ऑफ लाइट जो है बेंड क्यों कर रहा है, इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए, तो ये बेंड क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे ये वजह है कि दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफर कर रहा है। डिफर क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। रे ऑफ लाइट बेंड्स while going from one medium to another because of the phenomena of reflection। किस फिनोमिना की वजह से, रिफ्लेक्शन फिनोमिना की वजह से। when the ray of light travels from one medium to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, as the velocity of the light ray will either increases और decreases, जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल के ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाँ उसका स्पीड जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब रहा बात कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। ए मीडियम इन विच, दो मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जिसमें जो है लाइट स्पीडली पास होगा उसको बोलेंगे रेयर मीडियम। ऑन अनदर हैंड ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर, जिसमें स्लोअर होगा उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। एयर जो है उसमें लाइट ग्लास और वाटर के कंपेयर में क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा वो होगा डेंसर मीडियम। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। देखिए अब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे, व्हेन समवन आस्क्स टू यू, यू हैव टू टेल अबाउट दैट glass slab is a rarer medium or denser medium, then you have to reply the question is totally incomplete। why? because अगर आपसे कोई पूछे, आपकी क्लास में कोई लड़का हो, उसके बारे में अगर कोई स्टूडेंट हो पूछे कि वो लड़का तेज है या तेज नहीं है, तो आप बोलिएगा किससे, एक कंपेयर करने वाला टर्म चाहिए। बिना कंपेयर किए हो सकता है आपका हाइट किसी से बड़ा और किसी से छोटा हो, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने वाले को ये बताना होगा कि आपका हाइट किससे बड़ा है या किससे छोटा है। अगर रेयर मीडियम का हम बात करते हैं तो रेयर मीडियम के केस में क्या होगा, अगर एयर है ठीक है, तो एयर जो है वो वाटर और एयर का अगर कंपेयर किया जाए, वाटर या ग्लास का एयर से कंपेयर किया जाए, सही है, एयर जो होगा वो रेयर मीडियम होगा और ग्लास जो होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट जो होगा इजीली पास होगा और इसमें रे ऑफ लाइट उतना इजीली पास नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लास का कंपेयर आयरन से कर दिया जाए तो आयरन जो होगा वो क्या होगा, ग्लास के कंपेयर में ये इस केस में रेयर मीडियम हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको बताना होगा, यू हैव टू टेल दैट यू हैव टू कंपेयर विथ व्हिच सब्सटेंस, मतलब कि आप जो कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। इसीलिए दिया हुआ है कि ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव हैं। आप एक को किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। अब एक हमारे पास नया टर्म है मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, जो उसका मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस का वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मास डेंसिटी। हाउएवर ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ
हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी उसको बोलेंगे कि अगर हम मेजर कर रहे हैं कि कितना फास्ट लाइट ट्रेवल हो रहा है किसी मीडियम से, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफर है। डिफर ये है कि मास डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो बताता है कि कितना फास्ट लाइट ट्रेवल होगा उस मीडियम से। समझ में आया? ये दोनों टर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये मेजर करता है कि आखिर रे ऑफ लाइट जो है वो कितना बाइंड हुआ। कब? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तब। एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे बाइंड हो रहा है, कितना बाइंड हुआ, इसी को मेजर करने को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। It can also be defined as the ratio of velocity of light ray in medium 1 to the velocity of ray of light medium 2। मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट था और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो वहीं क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर N21 लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर हम N12 लिख दें, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें डिफरेंस ये होगा कि अगर N21 लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि मीडियम 2 का जो है, मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर 1 2 लिख देंगे तो 1 का निकल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो इस पर बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि हाँ N21 दिया हुआ है या N12 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टर्म बताए, एक हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलेंगे कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो कितना बेंड कर रहा है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोलेंगे कि जब वैक्यूम से कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का किसी गिवन मीडियम में तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद दिया हुआ है नोट में, ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा वो होगा रेयर मीडियम। नहीं, स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा, सॉरी, वो होगा डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा वो होगा रेयर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा वो होगा डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होगा वो होगा रेयर मीडियम। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये दोनों क्या है? कंपैरेटिव है, मतलब कि रिलेटिव है, कंपेयर करना पड़ता है। आप ऐसे किसी को नहीं बता सकते हैं कि वो जो मीडियम है रेयर है या डेंसर है। रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट मूव फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए ये एयर है, ठीक है, और ये जो है ग्लास है। इस केस में क्या हुआ? एयर जो हुआ एक रेयर मीडियम हुआ। क्या हुआ? रेयर मीडियम। और ग्लास क्या हुआ? ग्लास जो हुआ आपका डेंसर हुआ। तो पहला केस ये कह रहा है when a ray of light bend toward the normal when it move from rarer to optical, यानी अगर ये रेयर मीडियम है, यहाँ से कोई आ रहा है, ये हो गया इंसिडेंट रे, तो जब ये नॉर्मल ये हुआ तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। क्या होगा? नॉर्मल के, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। ये नॉर्मल के तरफ बेंड होगा जब, यानी जब रेयर से डेंसर में आ रहा है तो कैसे बेंड होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेकिन इसका उल्टा ये होता है कि जब ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, यानी इस ऐसे जा रहा है और ये रेयर में जाएगा तो अवे द नॉर्मल जाएगा, मतलब कि इससे दूर जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना है कि जो पास हो रहा है रे ऑफ लाइट वो डेंसर से रेयर जा रहा है या रेयर से डेंसर जा रहा है, इसी बात पे डिपेंड करेगा कि हाँ वो टुवर्ड द नॉर्मल जाएगा या अवे द नॉर्मल जाएगा। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1, whereas that of denser medium with respect to rarer medium is greater than 1। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग रेयर मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसका क्या होगा? 1 होगा। लेकिन डेंसर मीडियम का अगर हम लोग लेस देन 1 होगा,
रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, डेंसर मीडियम के कंपेयर में। दूसरा ये है कि रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अनडिविएटेड व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स नॉर्मल टू द इंटरफेस और व्हेन रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम इज सेम। हाँ, दो केस ऐसा है कि जिस केस में लाइट जो होगा एक मीडियम से अगर दो मीडियम में दूसरा मीडियम में जा रहा है, अगर नॉर्मली स्ट्राइक किया या दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेम हो तो वो, देखिए ये केस के लिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसके थ्रू समझिए, अच्छा समझ में आएगा। देखिए कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और लाइट भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है। पहला है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, यानी अगर सीधा कहीं से सपोज कीजिए यहाँ से सीधा लाइट आ रहा है एकदम सीधा, तो क्या होगा 90 डिग्री पे बाहर आ जाएगा, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, नो रिफ्लेक्शन हो रहा है। कब, जब ये परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है तो इसमें एंगल आई भी होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी साइन आई और साइन आर दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ट्रेवल्स टू अनदर मीडियम अनडिविएटेड, यानी इस केस में अनडिविएट होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी क्या होगा इसमें, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। A ray of light propagates from one medium to another medium undeviated. Thus, the condition for a ray to propagate from one medium to another medium without bending is that the incident ray strike normally to the interface. ये क्या होगा, normally interface से strike करेगा, मतलब कि इसमें कोई भी bending नहीं आएगा, इसमें कोई भी bending नहीं आएगा। दूसरा ये है when refractive index of two mediums are equal, in this case angle of incidence is equal to angle of रिफ्रैक्शन। अगर क्या होगा, सपोज कीजिए अगर हम दो मीडियम लिए हैं, ठीक, इसका भी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेम है और इसका भी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेम है, इसका x है तो इसका भी कितना है, x यूनिट ही है। तो जब दोनों का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सेम रहेगा तो यानी दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सेम होगा। उस केस में भी क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किस केस में रिफ्रैक्शन, किस केस में बात करेंगे, लेंस के केस में। क्या कि लेंस के केस में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन केसेज ऑफ लेंस। तो लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। देखिए spherical lenses, a lens is a part of transparent thick glass which is bounded by two spherical surface. It is an optical device. ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है। इसके थ्रू क्या होता है, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। 10 स्फेरिकल लेंस आर ऑफ टू मेजर काइंड्स कॉल्ड कन्वेक्स, और कन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। लेकिन मिरर के केस में क्या था, कन्वेक्स को हम लोग, कन्वेक्स मिरर को क्या बोल रहे थे, डाइवर्जेंट। क्या बोल रहे थे, डाइवर्जेंट। यानी जो कन्वेक्स मिरर का केस था वो था कनकेव लेंस का केस होगा लगभग, और जो कन्वेक्स लेंस का केस होगा वो कॉनकेव मिरर का केस होगा। देखिए इसमें कॉनकेव मिरर को क्या बोलना है, डाइवर्जेंट लेंस बोलना है। कॉन्वेक्स लेंस इज ए लेंस दैट कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट दैट कन्वे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द एग्जांपल कन्वर्ज द इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये देखिए ये हो गया कन्वेक्स लेंस और ये हुआ कॉनकेव लेंस। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा पार्ट का हिस्सा है, ये है कॉनकेव लेंस। यानी ये जो हुआ आपका हुआ कन्वर्जिंग लेंस और ये जो हुआ आपका कौन सा लेंस हुआ, डाइवर्जिंग लेंस। ए कॉनकेव लेंस इज द लेंस दैट डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट को। और कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। एक कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला। उस टाइम क्या पढ़े थे, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम लोग देखे थे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था, और इसमें ठीक अपोजिट है, प्लस की जगह पर क्या है, माइनस है।
ये भी क्या देता है, लेंस फार्मूला भी देता है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को डिनोट करता है। लेकिन किस केस में, लेंस के केस में। और मिरर फार्मूला किस केस में कर रहा था, मिरर के केस में। लेंस के केस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, और मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। उसके बाद हमारा जो टर्म है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इन द केस ऑफ मिरर m इक्वल टू था माइनस v बाई यू। किस केस में था, ये था मिरर के केस में। लेकिन लेंस के केस में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v बाई यू, यानी यहाँ वाला माइनस नहीं रहेगा। यहाँ माइनस है, उसमें प्लस था तो इसमें माइनस है, उसमें माइनस था तो इसमें प्लस है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, लेंस के केस में कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उस इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करके रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो बनाते बनाते बहुत से न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि अगर m पॉजिटिव रहेगा तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और m अगर नेगेटिव रहेगा तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये सारा टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि याद करके रखना है। उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। किस केस में, इन द केस ऑफ लेंस। देखिए पहला है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को। तो देखिए ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। The principal focus of a converging lens is the point to which a beam of light parallel to the principal axis converge after reflection. This point is denoted by f2. देखिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, f2 बोलेंगे। जो भी जितना भी इसके पैरेलल इंसिडेंट रे होगा वो कहाँ पे जाके मीट होगा, f2 पे। और f2 से o के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। और इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। कन्वेक्स लेंस जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन O एंड f2 इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको ही बताया, f से डिनोट करेंगे। उसके बाद है नोट, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। देखिए साइन कन्वेंशन कहता है कि फोकल लेंथ जो होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किसका, कन्वर्जिंग लेंस, नहीं फोकल लेंथ जो होगा कन्वर्जिंग लेंस का किस में आएगा, हाँ कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसके थ्रू जो होगा डाइवर्जिंग लेंस के थ्रू, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस is a point from which a beam of light parallel to principal axis appear to diverge after reflection. This is point is denoted by f1. इसमें दो फोकस होता है। देखिए इसको f1 से डिनोट करते हैं। और कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस के केस में, मिरर नहीं सॉरी लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, ये f1 पे होगा। कौन, जितना इसके बाद रिफ्लेक्स होने के बाद आएगा वो कहाँ मीट होगा, f1 पे, जो किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। ये सब क्या है, इंसिडेंट है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मिलेगा, f1 पे। किस केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। और कन्वेक्स लेंस के केस में किस पे मिलेगा, f2 पे। और f1 से लेके o के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करेंगे, f से, स्मॉल f से। इससे जो इमेज बनेगा, द फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज वर्चुअल। इसका जो फोकस है वो कैसा है, वर्चुअल है। इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल। तो यानी इसका फोकस कैसा हो जाएगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है, नोट, कन्वेक्स लेंसेज हैव टू फोकाई। इसके पास टू फोकस होता है। कन्वेक्स लेंस बिहेविंग एज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होगा, बार बार हम बता चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस जो होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। और कॉनकेव लेंस जो होगा वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। The two lens focal lengths are equal when the radii of curvature of the lens on both side is same. अगर radii of curvature same है तो उसका फोकस भी क्या होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ये जो रूल है आपको बताएगा कन्वेक्स मिरर लेंस के केस में कि कौन सा रे कहाँ से पास होगा। देखिए पहला है रूल फॉर ऑब्टेनिंग
इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये इसमें बताया है कि रूल्स जो है कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज ऑब्टेन करने के लिए क्या है। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के थ्रू पास होगा। कहाँ से पास होगा? F2 से। ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है तो ये कहाँ से पास होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो रिट्रेस कर देगा इसी पाथ को, मतलब कि सीधा नहीं रिट्रेस नहीं करेगी, ये अनडिविएट हो जाएगा, ये डायरेक्टली निकल जाएगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो 3 रूल याद करना। ये हुआ आपका रूल फर्स्ट, ये रूल सेकेंड और ये रूल थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट केस, पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स मिरर। कह रहा है कन्वेक्स मिरर के केस में पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, वो कैसे निकलेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सब केस दिया हुआ है। पहला केस जो है, पहला केस आपका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। दूसरा केस कहाँ पे है? 2f से बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड है। देखिए यहाँ पे सब दिया होगा, चार्ट बनाए हुए हैं, इसको एक बार बना के घर पे देख लेना है। और देखिए किस केस में कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इमेज बनेगा, वो F2 पे बनेगा और इसका साइज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड 2f1 रहेगा तो F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। 2f1 रहेगा तो एट 2f2 पे बनेगा। बिटवीन f1 एंड 2f1 रहेगा तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा इसका इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एट f1 रहेगा तो एट इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनेगा। अगर बिटवीन f1 एंड o के बीच में रहेगा तो सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज। देखिए रिलेटिव साइज इसका दिया है, इस केस में हाईली डिमिनिश्ड होगा, इसमें डिमिनिश्ड होगा, इसमें सेम साइज का होगा, इसमें इनलार्ज होगा, इसमें हाईली इनलार्ज होगा और इसमें इनलार्ज होगा। सिर्फ एक केस ऐसा है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड बनेगा। और एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज जो बनेगा किस नेचर का बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का बनेगा। किस केस में? जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये सारा आपको देख लेना है, इसका डायग्राम खुद से बनाना है एक बार ताकि आपको याद हो। देखिए यहाँ सबका दिया हुआ है केस, 6 केस है, 1 2 3 4 5 और 6। यानी लगभग अगर आपको जनरली याद करना है तो कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, मतलब ये याद करने का एक ट्रिक है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही है, ऐसा कुछ नहीं। लेंस का केस अलग होता है, मिरर का केस अलग होता है, लेकिन अगर ये दोनों को आप कोरिलेट करके चलेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगा। यानी अगर मिरर के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो लेंस को उससे कोरिलेट करके अपना पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये सारा चीज लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है। देखिए उसके बाद ये है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में कौन रूल लगता है? देखिए पहला है इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का तो कहाँ से आएगा? F1 से आएगा। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहाँ से अपीयर होते दिखाई देगा? फोकस से। दूसरा ये है रूल 2, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी पासेज अनडिविएटेड, मतलब बिना ये अनडिविएट होते क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये दो रूल आपको याद होना चाहिए ताकि उस टाइम जब आपको फिगर बनाने को बोला जाए, पोजीशन ऑफ इमेज को कोरिलेट करने को बोला जाए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आप इजीली कोरिलेट कर पाए। देखिए ये है पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या है? ये दोनों केस देखिए। पहला केस ये है कि जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब रहेगा तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? F1 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? F1 से। और कैसा साइज का बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटा साइज का बनेगा, हाईली
डिमिनिश्ड। उसके बाद अगर इन्फिनाइट लिखा गया है गलती से, एक्चुअल में मेरा खुद का तैयार किया हुआ नोट्स है, टाइपिंग मारने में दिक्कत हो गया है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, अगर इसके बीच में है तो कहाँ पे होगा, इसका जो बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, मतलब कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दोनों केस में कैसा बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रहा है। और इसका साइज जो होगा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, F1 और O के बीच में। समझ में आया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए यूज ऑफ कॉनकेव लेंस और यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस इज यूज टू इन बिल्डिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को बिल्ड करने में इसका यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। यूज टू एडजस्ट विजन ऑन स्पेक्टलेस, मतलब कि स्पेक्टिकल्स बनाने में भी इसका उसका विजन एडजस्ट करने में हम लोग यूज करते हैं। कनकेव लेंस का कहाँ यूज होता है, दे आर यूज टू एडजस्ट विजन ऑन, ये भी विजन स्पेक्टिकल्स में यूज होता है। दे आर यूज टू फोकस ए कैमरा, कैमरा को फोकस करने में किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का यूज होता है। दीज आर यूटिलाइज इन फ्लैश लाइट एज वेल, फ्लैश लाइट में भी इसको यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद होगा हमारा टॉपिक पावर ऑफ लेंस। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। देखिए दो हमारे पास लेंस है, एक कॉनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। तो उस पर अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल हो रहा है तो उसको क्या करेगा, सिंपली या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेसिटी, उसका वो कैपेसिटी है कि कितना रे ऑफ लाइट जो उस पर फॉल हो रहा है उसको कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f इन मीटर में होना चाहिए। f मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ। और कैपिटल F से क्या होता है, फोकस। फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। SI यूनिट जो इसका होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको हमेशा मेजर करते हैं मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 डायोप्टर, उसको बोलेंगे व्हेन इट हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। इसके पास अगर 1 मीटर का फोकल लेंथ होगा तो उसका पावर कितना है, 1 डायोप्टर है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ जो कन्वर्जिंग लेंस का होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ अगर डाइवर्जिंग लेंस का निगेटिव होता है तो इसका डाइवर्जिंग लेंस का पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कनकेव लेंस का जो पावर होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए इन सब सारी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आपको कन्फ्यूजियस टॉपिक ये लगा होगा कि जैसे है कि कैपिटल F स्मॉल f, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जैसे कैपिटल F स्मॉल f, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो बस मेनली इसमें क्या क्या पढ़ना है, मेनली पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही मेनली पढ़ना है आपको। और रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।